अरे क्या कर रही है माँ जी? दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ू लगा रही हूँ। अब तू तो लगाने से रही, देख कितनी गंदगी हो रही है। माँ जी आपकी कसम, मैंने अभी झाड़ू लगाई थी। लो सुन लो इस मोटी की बात। इतना खा खा कर तेरा पेट नहीं भरता जो अब अपनी सास की झूठी कसम भी खा रही है। अरे मारेगी क्या मुझे? लगता है मुझे खा के ही तेरे पेट की आग बुझेगी। सासू माँ अब फिर से शुरू हो गई। अरे तो तू कहाँ रुकती है? बताओ, आज तो मेरी झूठी कसम खा ली। झूठी कसम नहीं खाई है मैंने, सच में झाड़ू लगाई थी मैंने। अब इतने सारे बच्चे आए हैं तो उन्होंने ही गंदा कर दिया होगा। आहा, अब अपने झूठ को छुपाने के लिए बच्चों पर इल्जाम डाल रही है। हे भगवान, मेरी किस्मत क्या सोचकर लिखी थी तूने। अब तो मेरी पायल से ही कुछ उम्मीद है। हाँ, जो बहू आपके पास है, आपकी सेवा कर रही है, उसे छोड़कर जो बहू अभी तक आई नहीं, आपको उस पर लाड आ रहा है। और जो मैंने इतने साल आपकी सेवा की, उसका क्या? सेवा? दिख रहा है। जरा अपनी सेहत देख और मेरी देह देख। जितनी तू फूलती जा रही है ना, उतनी मैं सूखती जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी देखती हूँ कि आपकी नई बहू आपकी कितनी सेवा करती है। हर रोज की तरह ममता और उसकी सास सरला फिर आपस में भिड़ गई। शर्मा जी के घर का यही हाल था। कहने को शर्मा जी के यहाँ शादी का जश्न था। उनके छोटे बेटे सुधीर की शादी पायल से होने जा रही थी। बारात जाने को तैयार थी। घर में भर भर कर मेहमान आए हुए थे, लेकिन सरला और ममता को तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं थी। उन दोनों को लड़ता देख रिश्तेदारों ने भी अपना माथा पीट लिया। फिर अगले दिन शादी करके पायल छोटी बहू बनकर शर्मा जी के घर आ गई। और फिर अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। माँ जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊं। हाँ, दे दो, इसे भी दे दो जैसे आपने मुझे दिया था। उसके बाद से तो रोज भर भर कर आशीर्वाद मिलता है मुझे। अब ये भी आ गई है तो इसे भी रोज प्रसाद मिलेगा। चुप हो जा हथनी, नई बहू के सामने तो कम से कम चुप हो जा। अच्छा नई बहू, तो अपनी नई बहू को अच्छे से समझा दो। अच्छी बहू के साथ साथ अच्छी देवरानी भी बनकर रहना होगा इसे। याद रहे ये इस घर की छोटी बहू है और मैं इसकी जेठानी, समझी? हे भगवान, पहले ही दिन शुरू हो गई। ये तो फूल सी बच्ची को कितना डरा रही है। तुझे शर्म नहीं आती भैंस? क्या कहा? भैंस? माँ जी मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझे दोबारा भैंस कहा ना तो क्या? हाँ तो बोलना, क्या करेगी? तो मैं इस नई बहू को दबाकर मार डालूंगी। इतना सुनते ही पायल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। जिस घर में आज ही उसकी डोली आई थी, उसकी सास और जेठानी की लड़ाई के चक्कर में उसकी अर्थी उठने की बात होने लगी थी। घबराई पायल ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गई। और फिर अरे पायल बिटिया, मेरी फूल सी बच्ची, अरे कोई पानी लाओ, हवा तो करो कोई इसको। रहने दो, कहीं तेज हवा में आपकी फूल सी बच्ची बिखर ना जाए। अरे तू अपना मुंह बंद कर, बुलडोजर कहीं की। इतना कहते ही सरला ने ममता के बाल पकड़ लिए और जवाब में ममता ने भी अपनी सास सरला की कलाई मोड़ दी। तभी पायल को हल्का होश आया, पर सरला और ममता की हालत देखकर वो दोबारा बेहोश हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। ममता जहां हद से ज्यादा मोटी थी, वहीं पायल उतनी ही पतली। सरला को लगा था कि पायल के कदम पड़ने से घर में शांति आ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। पहले तो सरला और ममता ही लड़ती थी, लेकिन अब तो ममता और पायल में भी लड़ाई शुरू हो गई। जहां पड़ोसियों के घरों में आरती की आवाज गूंजती थी, वहां शर्मा जी के घर से अलग ही आवाजें सुनाई देती थी। माँ जी देखो, ये मोटी मेरे सारे परोठे खा गई। क्या कहा? मुझे मोटी कहा तूने? तेरी तो, अरे सुखी अपनी औकात में रह, वरना अगर मैंने भी पंखा चला दिया ना तो तेरे मायके वाले ढूंढते रह जाएंगे तुझे। हाँ, पंखे की बोर्ड तक जाने से पहले हाफ तो नहीं जाओगी जेठानी जी? आप कोशिश तो करो, मैं बीच बीच में आपको हौसला देती रहूंगी। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे एक सेकंड भी नहीं रहना यहाँ। हाँ माँ जी, भगवान आपको और मुझे तो उठा ही लेंगे, पर इन्हें नहीं उठा पाएंगे। भगवान को क्रेन लानी पड़ेगी। बहुत हो गया, आज तेरा खून पी लूंगी मैं। देख लो माँ जी, फिर खाने पीने की बात कर रही है ये। अरे मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तुम दोनों। अब बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। काशी जाकर बाबा के पास रहूंगी। तुम दोनों जूझो आपस में। बुरी तरह से चिढ़ी हुई सरला ने अपना सामान पैक किया और काशी के लिए निकल गई। काशी पहुंचकर सरला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और रोने लगी। हे भोले भंडारी, मेरे घर में थोड़ी शांति दे दे या मुझे अभी के अभी उठा ले। सरला बाबा के सामने नतमस्तक होकर रोने लगी, लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सरला काशी में थी तो उधर उसके घर में भूचाल आ गया। घर काफी पुराना था तो उसकी छत पर लगी लकड़ी की बीम में दीमक लग गई थी।
कमजोर बीम टूट कर गिरने लगी। जिस वक्त वो बीम गिर रही थी, दोनों बहुएं वहीं अपना अपना काम कर रही थीं। तभी अचानक कुछ सोचकर ममता पायल के ऊपर कूद पड़ी और बीम की चोट अपनी पीठ पर सह ली और फिर मर गई रे। आहा। जो कुछ हुआ उसे समझने में पायल को कुछ देर लगी, लेकिन फिर गिरी हुई बीम को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके खून की प्यासी उसकी जेठानी ने उसे बचाने के लिए अपना खून बहा दिया था। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? आहा, तू ठीक तो है ना? और फिर ममता बेहोश हो गई। पायल ने किसी तरह ममता को उठाकर साइड किया और पूरी ताकत से उस बीम को भी हटाया और फिर फौरन एम्बुलेंस को बुलाया और ममता को लेकर अस्पताल पहुंची। भगवान की कृपा से ममता को ज्यादा चोट नहीं आई थी। शाम तक पायल उसे सहारा देकर घर ले आई। फिर 3 दिन बाद सरला काशी से वापस लौट आई। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी दोनों बहुएं सज धज कर उसके इंतजार में खड़ी थी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए और फिर, लगता है मैं गलत घर में आ गई, माफ करना बेटा। नहीं माँ, ये आपका ही घर है। हाँ माँ जी, अब सब ठीक है, शांति है। शांति है? लगता है मैं मर गई हूँ। स्वर्ग जैसा लग रहा है ये तो। अरे नहीं माँ जी, आप जिंदा हैं। जब आप यहाँ नहीं थी तो भाभी ने मेरी जान बचाई। मेरे ऊपर वो भारी बीम गिर गई थी। हाँ माँ जी, मैं ना होती तो उस दिन ये चींटी तो मर ही जाती। इस बात पर पायल भी जोर जोर से हंसने लगी। सरला को माजरा पता नहीं था, लेकिन दोनों बहुओं को एक साथ हंसता देखकर वो भी हंसने लगी और भोले बाबा को धन्यवाद देने लगी। माँ, ये आज की मजदूरी के 150 रुपए हैं। तुम घर का थोड़ा सामान खरीद लाना। पता नहीं कल काम मिले या नहीं। कम से कम राशन के दाल चावल तो रखे ही रहे। चिंता मत कर बेटा, मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है। 30 रुपए रोजाना के मिला करेंगे। एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लाओ माँ, ये 150 रुपए मुझे तो, सामान मैं ले आऊंगी। सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी कोई फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। पर बहू, अच्छा ठीक है, तू ही ले आ। एक बार देख ले क्या क्या जरूरी सामान लाना है। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता यशोदा की बहू जो बहुत ही भुक्कड़ स्वभाव की है। जहाँ उसे खाने पीने का सामान दिख जाए बस, फिर क्या, जो पैसे हाथ में हो सब खाने पीने पर लुटा देती है। बड़ी मुश्किल से मुकेश और यशोदा थोड़ा बहुत मजदूरी से कमाते हैं, पर अपने भुक्कड़ स्वभाव के कारण सुनीता कमाए हुए रोजाना के पैसे फालतू खाने पीने पर खर्च कर देती है। भैया 5 समोसे, 4 कचौड़ी और 6 गुलाब जामुन कर दो। एक काम करो, वो प्याज और मिर्ची के पकौड़े भी कर देना। 130 रुपए हुए बहन जी। 130? अच्छा, मेरे पास 20 रुपए बचेंगे। चलो कोई नहीं, 20 रुपए के आलू ले जाती हूँ। 1 किलो आलू की सब्जी ढेर सारी बन जाएगी। हाँ ये लो भैया, आज तो मजा आ जाएगा। मौसम भी सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बारिश होगी। और बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी के साथ साथ गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा होता है। सुनीता घर पहुंचती है। मुकेश काम पर गया हुआ था। यशोदा ने सुनीता से पूछा कि सामान कहाँ है, तो उसने हलवाई से खरीदे मिठाई समोसे आगे कर दिए। ये सब क्या है सुनीता बहू, तुमने कल ही तो छोले भटूरे और पूरी आलू की सब्जी खरीद कर खाई थी। ऐसे रोजाना बाजार की चीजें खरीद खरीद कर खाना कितना पैसा खर्च होता है। तुमने 130 का ये सामान खरीद लिया, 20 रुपए में आलू ले आई। अब बताओ, 2-3 दिन का खर्चा गया ना? क्या माँ जी, इतने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन कचौड़ी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप बीच में ये पैसों की बात मत लाओ, चुपचाप खाने दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखो, बारिश के मौसम में तो सब कुछ बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप भी एक समोसा ले सकती हो। वैसे आप आधा ही खाओ, आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर रहता है ना। बस फिर क्या था, सुनीता ने थाली सजाई और फटाफट खाने के लिए बैठ गई और कुछ ही मिनटों में उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब मुकेश आया तो उसने देखा सिर्फ आलू की सब्जी बनी है। क्या बात है सुनीता, आज आलू में ना टमाटर है, ना प्याज है, ना अदरक लहसुन। तुमने ऐसे ही नमक मिर्च डालकर आलू बना दिए। कम से कम जीरा तो डाल देती। कहाँ से डालेगी, घर में कुछ होगा तभी तो। सारे पैसे तो इसने फालतू की हलवाई की दुकान से सामान खरीदने में लगा दिए। जब देखो खाने में ध्यान रहता है। घर का एक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करती है, सारे पैसे खाने में ही खर्च करने हैं। सुनीता, तुम्हें पता था ना कि ये पैसे घर के सामान के थे, फिर भी तुमने कुछ ही पलों में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो क्या हुआ, अब ये शरीर खाने के लिए बना है तो मैं खाऊंगी ना।
इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सुनीता अक्सर ऐसा ही करती थी, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहना। इस बात से यशोदा बहुत परेशान रहती थी। अब सुनीता भी अपनी सास और पति के ताने सुन सुनकर तंग आ गई। एक दिन सुनीता को एक साधु बाबा मिले। सुनीता ने उनसे अपनी परेशानी कही तो साधु बाबा ने सुनीता को एक पतीला दिया और बोले, बेटी, इस बात को याद रखना, ये पतीला दिन में सिर्फ 3 समय के भोजन में ही उपयोग करना है। एक दिन में यदि 3 से अधिक समय इसका उपयोग हुआ तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 3 समय में इस पतीले में जितना भोजन मांग लेना है मांग लेना। ये 3 समय का भोजन तुम्हें उपलब्ध करा देगा, पर उससे अधिक अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे तीनों समय ढेर सारा भोजन मिल जाएगा, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। साधु बाबा से पतीला लेकर सुनीता घर आ जाती है। अब तो सुनीता और भी ज्यादा भुक्कड़ हो गई। उसे बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता था। धीरे धीरे सुनीता बहुत ही मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। बस तीनों टाइम उसे पतीले से पका पकाया मिल जाता था और वो खूब खाती थी। लेकिन सुनीता की सास और पति उस भोजन को नहीं खाते थे। वो रूखा सूखा जो भी बनाते थे बस उसी से ही पेट भर लेते थे। जादुई पतीले, अब तो रात हो गई है। मुझे बढ़िया सा राजमा चावल, बैंगन का भरता और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ आइसक्रीम, रबड़ी और खीर भी, हाँ ये सब चाहिए। देखते ही देखते जादुई पतीले से सारे पकवान सामने आ जाते हैं और फिर क्या, सुनीता गपा गप सारे पकवान खाने लगती है। अरे माँ जी, आओ ना, आप भी मेरे साथ खाओ। सुनो जी, देखो ना कितने बढ़िया स्वादिष्ट राजमा और बैंगन का भरता है। वैसे ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही काफी होगा, फिर भी मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। नहीं बहू, इस उम्र में इतने भारी पकवान मुझे हजम नहीं होते। मेरे लिए तो सूखी रोटी और चटनी ही बहुत है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। माँ सही कह रही है सुनीता, ये पकवान तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं खाना। मैं तो माँ के हाथ की रोटी और चटनी खाकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजे लेकर खाऊंगी। सुनीता अब तो हर समय खाने में ही ध्यान रखती थी। उसने सब तरफ देखना छोड़ दिया था। बेचारी यशोदा और मुकेश चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते थे। एक दिन सुनीता पुरानी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाती है, ताकि वो अपनी सहेली के सामने खाने पीने की चीजों का घमंड दिखा सके। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ। ये देख, मेरे पास एक जादुई पतीला है, मैं तुझे इसका जादू दिखाती हूँ। अच्छा, क्या जादू दिखाएगी, मैं भी तो देखूं। अच्छा बता, क्या खाएगी? सबसे पहले मैं तुझे क्या खिलाऊं? अच्छा ये बात है, पहले तो तेरे घर जब भी आओ चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज तो तू बड़ी खातिरदारी करने की बात कह रही है। चल ठीक है, तो तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बहुत मन है। बस यही 2 चीजें? चल ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से जलेबी और पाव भाजी मेरी सहेली के लिए हाजिर करो। सहेली के सामने दिखावा करते हुए सुनीता को याद ही नहीं रहा कि वो पतीले का इस्तेमाल 3 बार कर चुकी है। वो चौथी बार फिर से पतीले का इस्तेमाल करने लगती है। बस यार, बहुत खा लिया, अब तो बस लास्ट में मेरा मन कर रहा है 1 गिलास मिल्क शेक मिल जाए तो बस जिंदगी का मजा आ जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? रुक, मैं अभी पतीले से मिल्क शेक बनाने के लिए कहती हूँ। जादुई पतीले, जल्दी से मेरे सामने मिल्क शेक हाजिर हो जाए, वो भी बढ़िया बादाम काजू किशमिश वाला। सुनीता तो बड़ी खुशी से पतीले से मिल्क शेक बोल बैठी थी, पर उसे याद नहीं रहा कि वो चौथी बार इस्तेमाल नहीं करना। पतीले में से मिल्क शेक बनकर बाहर बहने लगता है। ये देखकर सुनीता और उसकी सहेली डर जाते हैं। सुनीता, पतीले में से तो मिल्क शेक बहता ही जा रहा है। अरे इसे रोक, वरना सब तरफ दूध ही दूध फैल जाएगा, दूध की नदी बन जाएगी। अरे पतीले बस करो, इतना मिल्क शेक थोड़ी बोला था। अरे रुक भी जा। सुनीता, इससे पहले कि तुम्हारे घर में दूध की बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तुम जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। पतीले में से लगातार मिल्क शेक बहता ही जा रहा था। देखते ही देखते कमरा मिल्क शेक से भरने लगा। सुनीता का वजन खा खा कर इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से उठकर कमरे से दौड़ भी नहीं पा रही थी। वो मिल्क शेक की बाढ़ में डूबने लगी, तभी यशोदा और मुकेश मजदूरी करके लौटे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, हमारा तो घर डूब रहा है। अरे सुनीता तो डूब जाएगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी जादुई पतीले में से आवाज आती है, अगर तुम इस बाढ़ से बचना चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तभी ये बाढ़ रुक सकती है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ।
सुनीता देखती है उसके ऐसा कहते ही जादुई पतीला वहां से गायब हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुनीता रोने लगती है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ, मेरे भुक्खड़ स्वभाव के कारण आज मैं मरते मरते बच गई। माँ जी मुझे माफ कर दो, अब मैं उस चीज की कभी इच्छा नहीं करूंगी जो मेरे बस में नहीं, जितना है उतने में ही सब्र करूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज, जरूरत से ज्यादा खाकर मैंने अपना शरीर भी खराब कर लिया और सहेली के सामने दिखावा करके आज जो मैंने भूल की उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी सहेली तो मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। सुनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। वो घबरा गई थी। ना बहू ना, रोते नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वक्त रहते तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। यशोदा को और मुकेश को पता था कि सुनीता को बाजार के खाने पीने की आदत है, इसलिए अब वो खुद से ही थोड़ा बहुत जितना बन पड़ता उसके लिए खरीद कर ले आते थे। सुनीता ने भी अपने भुक्खड़ स्वभाव को बदल दिया था। अब वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाती पीती थी। अब उसने फालतू खर्चे भी करना छोड़ दिया।